Welcome to another lecture of मॉडर्न फिजिक्स। हम डिस्कशन कर रहे थे ब्लैक बॉडी के मुतालिक। प्रीवियस डिस्कशन हमारा सिर्फ ब्लैक बॉडी के ऊपर था। इस लेक्चर में हम ब्लैक बॉडीज के मुतालिक कुछ लॉज को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो ब्लैक बॉडी जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा और आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। डियर व्यूअर्स, अगर आपने प्रीवियस मेरी वीडियो क्लियरली समझी थी तो मैंने एट द लास्ट आपको एक ग्राफ बताया था, है ना, एनर्जी और वेवलेंथ का एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। इस चीज को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ जो है, अच्छा वे प्रैक्टिकल चीज थी, ठीक है। रिमेंबर दिस वन, जो ग्राफ हमने बनाया था वो प्रैक्टिकल ग्राफ था। इसका हम थ्योरेटिकल ग्राफ भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो मैं लॉ डिस्कस करूंगा यहाँ पर, दैट वन इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो सबसे पहला लॉ हमारे पास जो था इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिस्कस करने के लिए, वो वीन साहब ने दिया था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम के हिसाब से। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन साहब ने क्या कहा था? वीन साहब ने कहा था कि विथ द इंक्रीज इन वेवलेंथ, है ना, विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ द पीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ जब बढ़ेगी, विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ, कॉन्सेप्ट को याद कीजिएगा, विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ, जब वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो बदले में क्या होगा, देखें, विथ द इंक्रीज इन वेवलेंथ द पीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है? जो हमने पीक वैल्यू बनाई थी ना एनर्जी की, तो यहाँ पर वो पीक की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि पीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो वहां पर पीक वैल्यू बनेगी वो कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी? शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, वो कम से कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। पीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। तो ये शिफ्ट होगी किसकी तरफ? ये शिफ्ट होगी टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। वो कम से कम वेवलेंथ की तरफ क्या होती जाएगी? कम से कम वेवलेंथ की तरफ शॉर्टर बनती जाएगी। यानी ऐसे समझने की जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो जो ग्राफ वो तो पीक वैल्यू की तरफ जाएगा, लेकिन जो पीक वैल्यू होगी वो कहाँ की तरफ जाएगी? वो कम से कम वेवलेंथ की तरफ जाएगी। सो दिस वन इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है किसी भी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पर, मैक्सिमम वेवलेंथ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो लेमडा मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम एनर्जी, जो वैल्यू ऊपर की तरफ गई थी उसमें हम लेमडा की वैल्यू क्या पुट करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हम वेवलेंथ यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम एनर्जी के लिए है, तभी हम उसको जस्ट वेवलेंथ मैक्सिमम कहते हैं। तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। सो दिस वन इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस लॉ को हम क्या कहते हैं? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये थोड़ी सी स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दी। चलें अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। बड़ा सिंपल सा लॉ है, आप देखिएगा। इसकी इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बताऊंगा, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पास। तो चलें मैं इसको इरेज करके बात करते हैं, हम जो है वो आगे की तरफ पार्ट की बात करते हैं। चलें मैं क्लियर आउटलाइंस करता हूँ इस चीज को। चलें तो हम यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं इसका। डियर व्यूवर्स, हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन है और मैं आपको प्रीवियस जो लेक्चर में बता चुका था कि वर्टिकल लाइन जो हम बनाएंगे वो एनर्जी को शो करेगी। और यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। वो हॉरिजॉन्टल लाइन किसको शो कर रही है? वो हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है जो है वेवलेंथ को। तो यहाँ पर मैं वेवलेंथ लेमडा की सिंबल बना देता हूँ। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एनर्जी। आप चाहें तो इसको जो है वो रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी भी हम उसे कह सकते हैं अगर चाहें तो। ये दो कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, एक एनर्जी का वर्टिकल एक्सिस है और वेवलेंथ का हमने कौन सा एक्सिस बना दिया? हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दिया यहाँ पर। तो चलें अब यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज लिख लेता हूँ वेवलेंथ की, उसके बाद हम इस कंडीशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं वेवलेंथ को जो है ना वो विजिबल पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो विजिबल पार्ट में हम कर लेते हैं कि कम से कम वेवलेंथ किसकी होती है? वायोलेट की। फिर आगे की तरफ जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद किसकी होती है? इंडिगो की। उसके बाद किसकी होती है? ब्लू की। देन फिर ग्रीन। उसके बाद फिर येलो एंड आफ्टरवर्ड्स बिकम ऑरेंज, और एट द लास्ट क्या आती है? रेड की आ जाती है। चलें डियर व्यूवर्स, हमारे पास एक कैविटी है, एक कैविटी है, एक ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैविटी बना देता हूँ। इसको हमने क्या दिया? इसको हमने दिया टेम्परेचर। आप अज्यूम कर लें कि हमने इसको जो इनिशियली टेम्परेचर दिया है वो दिया है 1000 केल्विन का। ये इनिशियल टेम्परेचर है दैट इज गिवन टू ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी एनर्जी को इमिट आउट करेगा। अब जो रेडिएटेड एनर्जी होगी
वो शिफ्ट होगी किसकी तरफ, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। आप कंसीडर कर लें कि 1000 केल्विन पर जो मैक्सिमम एनर्जी हमें मिली है वो कौन से पार्ट पर मिली है, वो हमें मिली है येलो कलर के लिए। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे कि ये येलो पर मैक्सिमम होगा और उसके बाद ये क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा ऐसे। तो ग्राफ जब हमने किसका बनाया, ग्राफ जब हमने बनाया 1000 केल्विन वाले टेम्परेचर का, तो हमें येलो कलर में जो है ना एनर्जी मिली वो सबसे ज्यादा मिली। अब ये जो एनर्जी आपको सबसे ज्यादा मिली है ना येलो वाले पार्ट की तरफ, इस रीजन की वजह से हम येलो को यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, लैम्डा मैक्सिमम कंसीडर करेंगे। देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ येलो की नहीं है, कलर को देखा जाए तो रेड की सबसे ज्यादा है, लेकिन मैं येलो को यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इट एक्सप्लेन मैक्सिमम एनर्जी। तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद अगेन सेम ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को हमने दोबारा इंक्रीज कर दिया। लेट सपोज अब हमने जो इसका टेम्परेचर कर दिया है वो कर दिया है हमने 2000 केल्विन। ये इसका मतलब हमने दूसरा टेम्परेचर लिया 2000 केल्विन के बराबर। जब हमने 2000 केल्विन के बराबर किया तो जाहिर सी बात है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, है ना, ज्यादा इंटेंसिटी होगी। जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन वो शिफ्ट किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। और येलो से शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है, ग्रीन की हो गई, ब्लू की हो गई या किसी की भी हो गई। तो सेकंड जो हमारा ज्यादा से ज्यादा एनर्जी शो करेगा वो ग्रीन वाले पोर्शन में शो करेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पर शिफ्ट ऊपर की तरफ चला गया और एक ग्राफ ऐसे फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। इसी तरीके के साथ फिर दोबारा हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। लेट सपोज हमने 3000 कर दिया दोबारा टेम्परेचर, यहाँ पर 2000 केल्विन था, फिर हमने 3000 जो है ना वो केल्विन कर दिया। तो लेट सपोज वहां पर ये शो कर रहा है इंडिगो वाले पार्ट, ठीक है। तो इंडिगो वाला पार्ट में ये मैक्सिमम शो करेगा, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही फिर हमने आए वायोलेट की तरफ, तो भाई हमारे पास 4000 केल्विन हमने टेम्परेचर कर दिया, ये 3000 केल्विन का था। उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, 4000 केल्विन की। तो टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया जिसके बदले में वो ऊपर से ज्यादा एनर्जी शो करेगा, लेकिन शिफ्ट किसकी तरफ होगा, अगेन टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, जो मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया था ऐसे इस रीजन की तरफ से। तो ये आपको ग्राफ मिल रहा है मुख्तलिफ रेंजेस की बुनियाद पर। तो जो इंक्रीज इन वेवलेंथ हम कर रहे हैं, तो जो पीक की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना, पीक की डिस्ट्रीब्यूशन, पीक यानी ऊपर वाली वैल्यू, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता रही है कि जो ग्राफ है किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो याद रखिएगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो हम किसमें यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में यूज करते हैं। अच्छा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को फाइनली हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। हमने क्या कहा था कि भाई लैम्डा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, है ना, तो ग्राफ किसकी शिफ्ट हो रहा है, किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों की प्रोडक्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो दोनों की प्रोडक्ट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि लैम्डा मैक्सिमम इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इनकी प्रोडक्ट रहेगी कांस्टेंट। और यहाँ पर उस कांस्टेंट की वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁻³ इसका यूनिट बड़ा इजी है, मैं आपको एक सेकंड देता हूँ, यूनिट जल्दी से आप खुद ब खुद ध्यान में रखें कि इसका यूनिट क्या बन सकता है। इसका यूनिट बड़ा इजी है, चले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा इज अ डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ और केस। तो ये तो डिस्टेंस है, तो इसको हम मीटर में शो कर देते हैं। और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो वो जो यूनिट मिलेगा ना आपको, वो मीटर इंटू केल्विन मिलेगा इस कांस्टेंट का। तो ये दोनों की प्रोडक्ट क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद इस लॉ को बड़ी सी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। ये इस लॉ ने जो है वो सूरज के सरफेस का टेम्परेचर हमें बताया था। इट डिटरमाइन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, यानी कि सूरज का जो सरफेस वाला टेम्परेचर है ना, उसमें हमने इसको मेजर करवाया था। अच्छा, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो भी बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस उनकी एबिलिटी होती है कि वो ट्रेप हो जाती है अंदर, वो भी किस लॉ की बुनियाद पर होती है, वो भी हमारे पास वीन्स लॉ के हिसाब से होती है। उसके बाद हमने एक और कंडीशन देखी होगी कि आपके पास कोई भी एक लोहे की चीज हो, अगर जैसे हमारे पास एक बोल्ट है ना, उस बोल्ट को अगर हम आग देंगे तो वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। और वो ग्लो कैसे करेगा, वो ग्लो ऐसे करेगा कि वो अपने कलर को चेंज करता जाएगा। लोहा जो है अपने कलर को चेंज करेगा, थोड़ा सा रेड हो जाएगा, फिर ऑरेंज हो जाएगा, फिर येलो हो जाएगा। तो ये डिफरेंट कलर क्यों शो कर रहा है, ये भी वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बुनियाद पर ही डिफरेंट कलर्स को शो करता है। तो आई होप कि आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ समझ आ गया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे पास। तो ये हमारे पास होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आपको क्वेश्चन जो है ये इसकी जो है ये इक्वेशन है, इसकी बुनियाद पर कर सकता है। आपको लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू दे, टेम्परेचर फाइंड करने को कहे, या टेम्परेचर देके लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू की फाइंड करने को दे, लेकिन याद रखिएगा दोनों की प्रोडक्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। चले
उसके बाद हम बात कर लेते हैं अनदर लॉ की, दैट इज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सो आई होप कि आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलें, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं आपको 2 सेकंड देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलें, तो अब हम बात करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की। आई हैव टू क्लियर दिस वन, मैं इसको क्लियर करूंगा और हम बात करेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की। सही है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूं, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। चलो स्टीफन लॉ कह देते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो भी आप कहें, ठीक है। स्टीफन साहब क्या कहते हैं, स्टीफन साहब कहते हैं कि जो एनर्जी रेडिएट होती है ना, एनर्जी जो रेडिएट होती है, वो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड में जो होती है ना, कोई भी अगर हमारे पास ब्लैक बॉडी हो, जिसको हमने कैविटी के एग्जांपल में पढ़ा था, यहाँ से एनर्जी क्या होती है, रेडिएट होती है, बाहर की तरफ जाती है। जो एनर्जी रेडिएट हो रही है पर सेकंड, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है E डिवाइडेड बाय T, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड का क्या मतलब है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड डिपेंड्स अपॉन 2 वेरिएबल्स, वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। वो कौन सी 2 चीजें होती हैं, वो 2 चीजें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। डिपेंड्स अपॉन एरिया, सबसे पहले वो एरिया पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड डिपेंड्स अपॉन एरिया। भाई ब्लैक बॉडी का जितना बड़ा एरिया होगा, उतनी एनर्जी पर सेकंड के हिसाब से ज्यादा निकलेगी। जितना एरिया छोटा होगा, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड कम आएगी वहां से, ठीक है। और अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर। उसके बाद ये जो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड है, ये किसी दूसरे फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। और दूसरा फैक्टर क्या होता है, दूसरा फैक्टर होता है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के फोर्थ पावर पर भी डिपेंड करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, इसकी डेफिनेशन ये बनी कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड डिपेंड्स अपॉन एरिया एंड डिपेंड्स अपॉन द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। वो एरिया पर भी डिपेंड करता है और फोर्थ पावर पर भी, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। हम दोनों रिलेशंस को कंबाइन करेंगे, जब दोनों रिलेशंस को कंबाइन करेंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी की निशानी हटाते हैं, तो हमें यहाँ एक कांस्टेंट मिल जाता है। उस कांस्टेंट को हम कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, स्टीफेंस कांस्टेंट। और बाकी क्या बचा इस साइड, एरिया और टेम्परेचर पावर 4। ये एरिया मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बनेगी एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा उस कांस्टेंट के इनटू टेम्परेचर पावर 4, ठीक है। अब इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे डिफाइन करेंगे, वो बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप कहेंगे द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड, ये एनर्जी है, ये सेकंड है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड, लेकिन डिनोमिनेटर में एरिया भी तो है ना, तो क्या कहेंगे, पर स्क्वायर मीटर। एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड, यहाँ पर मैं छोटी सी चीजें लिखना चाहूंगा, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड। और एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड का पता कैसे चलेगा, जो हमने यहाँ पर क्या दिया है, डिवाइडेड बाय टाइम दिया है। एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर, लेकिन डिनोमिनेटर में एरिया भी तो है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के साथ। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4। याद रखिएगा ये टी क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर है। सो आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी इसकी, स्टीफेंस लॉ के बुनियाद पर। एनर्जी जो है वो रेडिएटेड होती है पर एरिया पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, वो किस पर डिपेंड करती है, टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर पर। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है स्टीफेंस कांस्टेंट, इसकी भी एक वैल्यू है, लेकिन वैल्यू को डिफाइन करने से पहले मैं इसका यूनिट लाजमी डिफाइन करूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, तो आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो चले मैं इसको क्लियर ऑल ड्राइंग्स करता हूँ, उसके बाद हम इस कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। डियर व्यूअर्स, हमने इक्वेशन क्या बनाई, एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम इज इक्वल टू सिग्मा इनटू टेम्परेचर पावर 4। ये टेम्परेचर पावर 4 इस साइड आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम स्मॉल टी एंड कैपिटल टी डिवाइड पावर 4। कैपिटल टी टेम्परेचर है, यूनिट रखें। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। और टाइम का क्या होता है, सेकंड। और टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन, तो इसको मैं पावर 4 कह दूंगा। डियर व्यूअर्स, ये जो आपको जूल पर सेकंड नजर आ रहा है ना, ये है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। और वर्क डिवाइडेड बाय टाइम किसके बराबर होता है, पावर के। तो पावर का यूनिट वाट होगा, तो इसका जूल पर सेकंड की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वाट।
और ये जो मीटर स्क्वायर ऊपर की तरफ जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स स्क्वायर, और केल्विन भी ऊपर की तरफ हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, केल्विन पावर -4। तो सिग्मा का यूनिट क्या है, वॉट मीटर इनवर्स स्क्वायर केल्विन पावर -4। याद रखिएगा, ये सिग्मा का मैंने आपको यूनिट बताया, और इस सिग्मा की वैल्यू याद कर लीजिएगा। ये जो सिग्मा की वैल्यू है ये क्या होती है, ये होती है 5.6 इंटू 10 पावर -8, ये इसकी वैल्यू है। और इसका यूनिट मैंने अभी आपको डिफाइन करके दिखाया, वाट मीटर इनवर्स स्क्वायर केल्विन पावर -4। ये इस सिग्मा की वैल्यू याद कीजिएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो हम इन तरीके के साथ डिफाइन कर लेते हैं। ये एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, याद रखिएगा। अच्छा, इस पर न्यूमेरिकल्स जो है एमसीक्यूज बड़े सिंपल से आ सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड, ये सारी फॉर्मेशन हमें पता है, तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ भाई टेम्परेचर पावर 4 के साथ। ये जो मैंने खाली ई दिया है ना, आप समझ जाए कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड है पर स्क्वायर मीटर है। अब अगर टेम्परेचर को मैं 2 गुना इंक्रीज करूं तो एनर्जी उसके 4 पावर से इंक्रीज होगी, तो 2 के ऊपर अगर पावर 4 देंगे तो ये हो जाएगा 16, है ना, तो एनर्जी 16 टाइम्स इंक्रीज होगी। भाई अगर मैं टेम्परेचर को 2 टाइम्स इंक्रीज करूं, 2 टाइम्स इंक्रीज, तो एनर्जी जो रेडिएटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर है वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगी, 16 टाइम्स इंक्रीज होगी। अगर मैं टेम्परेचर को 3 टाइम्स कर दूं, 3 टाइम्स, तो खुद सोचें कितने टाइम्स एनर्जी इंक्रीज होगी उसके 4th पावर में। 3 का जब 4th पावर सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा, इसका आंसर मिलना चाहिए 81। कितना आंसर मिलना चाहिए इसका, 81 इसका आंसर आना चाहिए। तो इसी तरीके के साथ ये वैल्यूज क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड के हिसाब से। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर स्टीफेंस लॉ। अच्छा, इस स्टीफेंस लॉ को मैं थोड़ा सा एक और एमसीक्यूज पॉइंट में डिफाइन करना चाहूंगा। वो ये होगा कि ये ब्लैक बॉडी के लिए है ना, ये कंप्लीट ब्लैक बॉडी जो होती है उनके लिए। लेकिन सवाल ये है कि सर हम भी तो ब्लैक बॉडी है ना, तो हमारे लिए कौन सा लॉ है, या हम इस लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे। तो वो भी मैं अभी आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। उसकी स्टेटमेंट भी बड़ी इजी है। उसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि अगर मैं किसी बंदे की बात करूं, तो बंदे पर अगर मुझे ये लॉ ओबे करना हो तो मैं कहूंगा एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर बराबर होती है इमिटेंस। ये सिंबल है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, इस सिंबल को हम कहते हैं इमिटेंस, है ना। तो ये सिंबल है जिसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, इमिटेंस प्रोनाउंस करेंगे। इमिटेंस इनटू सिग्मा एंड टेम्परेचर पावर 4। ठीक है। अब इस इक्वेशन में, और हमने जो ब्लैक बॉडी की इक्वेशन लिखी, ब्लैक बॉडी की इक्वेशन थी एनर्जी टाइम एरिया, वो किसके बराबर थी, सिग्मा इनटू टेम्परेचर पावर 4 के बराबर थी। अब दोनों में एक ही चीज का फर्क है, वो इस इमिटेंस का फर्क है। ठीक है। तो किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, ये जो मैंने पहले बताया आपको। लेकिन कंप्लीट ब्लैक बॉडी के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो इंसान के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन कंप्लीट ब्लैक बॉडी के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो ये जो इस इमिटेंस की जगह पर मैं एक वैल्यू रखूंगा तो ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी ब्लैक बॉडी के लिए। सही है। तो इमिटेंस की वैल्यू क्या पुट करूंगा, इमिटेंस की वैल्यू पुट करूंगा 1। तो याद रखिएगा, कंप्लीट ब्लैक बॉडी के लिए इमिटेंस की वैल्यू क्या होती है, कंप्लीट ब्लैक बॉडी के लिए, कंप्लीट ब्लैक बॉडी के लिए इमिटेंस की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, हमेशा 1 के बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, एमिटेंस फॉर अ कंप्लीट ब्लैक बॉडी इक्वल्स टू 1। बाकी जो नॉर्मली बंदे होते हैं, चॉक हो गया, डस्टर हो गया, मोबाइल हो गई, बुक्स हो गई, चार्जर हो गए या लैपटॉप हो गया, सारी चीजों के लिए एमिटेंस की कोई ना कोई वैल्यू परचेज हो सकती है। तो आई होप कि आपको स्टीफेंस लॉ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि स्टीफेंस लॉ क्या है। अच्छा, तो अब स्टीफेंस लॉ के बाद हम बात करेंगे एन अदर लॉ की। दिस वन इज कॉल्ड रेले जीन्स लॉ। अच्छा, जीन्स लॉ जो है वो इतना ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसकी स्टेटमेंट लाजमी आपके सामने क्लियर करूंगा, क्योंकि उसके बाद हम जो है ना उसके ग्राफ को विजुअलाइज करेंगे कि उसका ग्राफ हम किस तरीके के साथ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, उसका ग्राफ हम किस तरीके के साथ बना सकते हैं। तो चले मैं अभी इसको इरेज करूंगा। आई होप कि आपको ये इमिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको क्लियर ऑल रैंक्स करके हम आएंगे रेले जीन्स लॉ की तरफ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि जीन्स लॉ क्या कहता है। जीन्स लॉ कहता है कि जो एनर्जी रेडिएटेड होती है ना, जो एनर्जी रेडिएटेड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। यानी कि वेवलेंथ जो इमिट आउट हो रही है उसके 4th पावर के साथ वो क्या कर रही है, 4th पावर के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रही है। 4th पावर के साथ वो क्या करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगी। तो ये जीन्स लॉ की छोटी सी स्टेटमेंट आप अपने ध्यान में रख लें। मैं इसको मजीद डिस्कस नहीं करूंगा, आपके कोर्स वर्क में नहीं है यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। लेकिन इसमें से मैं एक एमसीक्यूज क्लियर करना चाहूंगा कि जो रेले जीन्स लॉ थ्योरी प्रेडिक्ट करता है ना, वो किसके लिए प्रेडिक्ट होती है, वो प्रेडिक्ट होती है फॉर लॉन्ग वेवलेंथ्स के लिए, है ना। जब देखें हमारे पास यही एक कंडीशन थी जो हम डिस्कस करते हैं। अब पता है होता क्या है,
ये चीज होती है कि जब हम स्टीफ जो है ना वीन्स लॉ को पढ़ते हैं तो वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ बताता है, लेकिन जीन्स लॉ किसकी तरफ बनाता है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ बताता है। तो क्लासिकल फिजिक्स में हमें ये बताया गया था, क्लासिकल फिजिक्स में हमें ये बताया गया था कि जब लेमडा की वैल्यू इन्फिनिट होती है ना, लेमडा की वैल्यू मैक्सिमम वेवलेंथ, जब मैक्सिमम वेवलेंथ इनफिनाइट हो जाती है तो जो एनर्जी होती है वो भी क्या हो जाती है, वो एनर्जी भी इन्फिनिट हो जाती है। ये क्लासिकल फिजिक्स का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्लासिकल फिजिक्स में ये था कि जो एनर्जी रेडिएटेड होती है अगर वो इन्फिनिट हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो भी क्या है, इन्फिनिट है, वो भी क्या बन जाएगी, इन्फिनिट बन जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं इस इन्फिनिट वाले कॉन्सेप्ट का, तो यहाँ पर हमें इसका ग्राफ जो मिलता है वो ग्राफ हमें कुछ इसका ऐसे मिल जाता है। कैसे मिलेगा कि ये एनर्जी होगी और ये वेवलेंथ होगी। भाई अगर मैक्सिमम वेवलेंथ इन्फिनिट है, इन्फिनिट यानी खत्म ही नहीं हो रही, तो एनर्जी भी आपको क्या मिलेगी, इन्फिनिट मिलती जाएगी ऐसे। तो ये एनर्जी भी आपको इन्फिनिट मिलती जाएगी और वेवलेंथ भी आपको इन्फिनिट मिलती जाएगी। लेकिन हमने पहले जो ग्राफ पढ़ा वो हमने ऐसा नहीं पढ़ा, हमने पहला ग्राफ ऐसा नहीं पढ़ा, हमने कहा कि भाई वो इंक्रीज करेगा लेकिन उसके बाद वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, गिरता जाएगा नीचे की तरफ। तो ये क्यों हो रहा था, सवाल ये था, ये व्हाई दिस हैपेंस एक्चुअली, ये एक्चुअली हो क्यों रहा था। अब इसका आंसर इन लॉस के अंदर नहीं था। क्यों, क्योंकि इन्होंने इस लाइट को जो है वो वेव कंसीडर कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस निकलते हैं ना वो कंटिन्यूअस वेवलेंथ के निकलते रहते हैं। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, वो रुकते ही नहीं, वो लगातार निकलते रहते हैं, लगातार निकलते रहते हैं। लेकिन इस चीज को खत्म किया था प्लैंक्स अजम्पशन में मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था कि भाई वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट होती है ना वो कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि किस में है, वो डिस्क्रीट मैनर में है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग अलग, तो हम इसको पैकेट ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सिंपल से कॉन्सेप्ट की, दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स अजम्पशन। प्लैंक्स अजम्पशन ने क्या कहा था, प्लैंक्स अजम्पशन में हमने ये चीज फाइंड की थी, प्लैंक्स अजम्पशन में, प्लैंक्स अजम्पशन में मैक्स प्लैंक क्या कहा था, मैक्स प्लैंक ने कहा था कि जो रेडिएटेड इमिट आउट होता है ना, जो एनर्जी इमिट आउट होती है, ये ब्लैक बॉडी है जिसको हमने कैविटी के एग्जांपल में पढ़ा था कि यहाँ पर एक रेडिएशन इमिट आउट हो रहे हैं, सही है। तो ये जो हमने तीन लॉज अभी तक पढ़े है ना, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन लॉ एंड रेले जीन्स लॉ, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो ये रेडिएशन इमिट आउट हो रहे हैं यहाँ पर, ये किस मैनर में होते हैं, ये होते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, लगातार निकलते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, लगातार निकलते रहेंगे। अगर ये लगातार निकलते रहेंगे तो वो मैंने क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट दिया ना कि फिर उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनना चाहिए, वेवलेंथ और एनर्जी का। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ग्राफ नहीं था, है ना। मतलब यहाँ पर दो ग्राफ थे ऐसे समझने, एक हमारे पास ग्राफ कुछ यूं था, दूसरा ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था ऊपर की तरफ। जो ये ऊपर की तरफ बना ये कौन सा ग्राफ था, ये था थ्योरेटिकल। ये कौन सा ग्राफ था, थ्योरेटिकल ग्राफ था। और ये जो नीचे की तरफ लाइन बन रही है ये क्या था हमारे पास, प्रैक्टिकल ग्राफ था। तो सब के सब किसको फॉलो करेंगे, जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल वन को फॉलो करेंगे। तब ये जो प्रैक्टिकल ग्राफ बन रहा था इसको आंसर देने के लिए प्लांक की अजम्पशन आई थी। और मैक्स प्लांक ने क्या कहा था, मैक्स प्लांक ने कहा था कि ये जो आप कंटिन्यूअस मैनर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, ये दर हकीकत कंटिन्यूअस मैनर नहीं है, बल्कि ये कौन सा मैनर है, ये डिस्क्रीट मैनर है। ये कौन सा मैनर है, यहाँ पर मैं नोट डाउन करना चाहूंगा, ये डिस्क्रीट मैनर है। यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट आउट हो रही है ना, सबकी एक एनर्जी नहीं है, सबकी एनर्जी क्या है, अलग अलग है। यानी कि एक लाइट इमिट आउट होगी तो उसकी एनर्जी अलग है, दूसरी होगी तो उसकी अलग, तीसरी होगी तो अलग, चौथी होगी तो अलग, पांचवी होगी, छठी होगी, तो सबकी एनर्जी आपको क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी, अलग अलग पार्ट में मिलेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट मैनर। तो याद रखिएगा प्लांक ने क्या कहा था कि जो एनर्जी एमिट आउट हो रही है वो डिस्क्रीट मैनर में हो रही है, और हर डिस्क्रीट मैनर में जो रेडिएशन निकलेगा उसकी एक अलग एनर्जी होगी। और उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने क्वांटा का नाम दिया था। और हर एक मतलब पार्टिकल की जो हर एक क्वांटा की, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये क्वांटास थे, तो हर एक क्वांटा की जो एनर्जी थी वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है एच एफ की। ई इज एनर्जी, एच इज अ कांस्टेंट कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम मजीद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फोटॉन वाले कॉन्सेप्ट में। तो ये एनर्जी इमिट आउट होती है उस क्वांटा की वजह से। और एफ क्या है आपके पास, एफ इज अ फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो इमिट आउट करेगा। तो जो क्वांटा इमिट आउट होगा उसकी अलग अलग एनर्जी होगी, जिसकी वजह से हमें जो ग्राफ मिल रहा था वो ग्राफ जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया, वो ग्राफ हमें कुछ ऐसे मिल रहा था। और ये रियलिटी है कि हमें ग्राफ ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि अगर रेड कलर है तो उसके पास एक अलग एनर्जी होगी, अगर येलो कलर है तो उसके उसके क्वांटा के पास एक अलग एनर्जी होगी, अगर ब्लू कलर है तो उसके क्वांटा के पास अलग एनर्जी होगी। यानी कि डिफरेंट कलर्स के अंदर जो डिफरेंट क्वांटाज होंगे उनके पास क्या होगी, अलग अलग एनर्जी बनेगी। तो अलग अलग एनर्जी को हम क्या मैनर कहते हैं,
डिस्क्रीट मैनर का नाम दे देते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्लैंक्स अजम्पशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैक्स प्लैंक ने यही कहा था कि भाई आप जो वो पार्ट पढ़ रहे हैं तो उस चीज को अवे करके आप ये पार्ट डिस्कस कर लें। कौन सा? इस क्वांटा के फॉर्म में। तो इसने दर हकीकत कहा था कि जो ये एमिट आउट हो रहे हैं ना रेडिएशन, ये क्वांटा के फॉर्म में होते हैं। और ईच क्वांटा फॉर अ सिंगल क्वांटा, अगर एक क्वांटा की बात करेंगे तो उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू hf। तो इसी तरीके के साथ हम पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इस प्लैंक्स अजम्पशन के अंदर। सो आई होप कि आपको ये जो है तीन लॉज मेजर जो है वो तीन ही है। ठीक है, जीन्स लॉ का तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, ये समझ में आ गए होंगे। एंड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो यू में आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।